अब ये जो इतनी सारी भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं, वो तो आम लोगों के जरिए नहीं फैलाई गई हैं, फिर वो तो कोई उच्च कोटि के विद्वान रहे होंगे और उन्होंने ही कहा होगा कि भाई अब तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तो ये उपाय करो, ये रत्न पहनो, या एक टोटका बता दे रहा हूँ बस ये कर लेना तो फिर कल्याण हो जाएगा। वो तकिए के नीचे चावल रख लेना या तिजोरी में जाकर के लाल कपड़ा रख लेना, ऐसा कुछ तो बताया गया होगा। तो ये जितने टोने टोटके मार्केट में इस समय चल रहे हैं, वो कितने कारगर होते हैं कि जी तेज पत्ता पे ये लिख लो तो छप्पर फाड़ पैसा बरसेगा। करोड़पति के नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आज के टाइम में, सबको करोड़पति ही बनाना है। तो ये कहाँ से होना शुरू हुआ, पहली बात। और मेरे वो व्यूअर्स जो इन टोने टोटकों को अभी आजमा रहे हैं अपने जीवन में, वो कैसे सतर्क होए और ये काम क्या करता है तो बता भी देना, अच्छा है ना, हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपकी ना अपनी बुद्धि और विवेक पे काम करता है कि जो लोग कह रहे हैं कि तेज पत्ते पे लिख के या वॉटेवर इससे आप करोड़पति हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या वो करोड़पति हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो करोड़पति नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये काम नहीं करती, और या तो फिर वो संत हैं कि वो सिर्फ देने आए हैं, लोगों को करोड़पति बनाने आए हैं, उन्हें पैसे का मोह नहीं है। तो अगर आप एक रेमेडी आपके खुद पे काम नहीं कर रही है तो वो रेमेडी कारगर नहीं है। दूसरा, आजकल आप देखते होंगे कि कई मॉल्स में या मॉल्स के बाहर कोई एक पंडित जी अपना वो बना के बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि ये करोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि अगर ये है तो आप इतने बड़े मॉल में उतनी छोटी सी जगह की फीस दे के आप क्यों वेट कर रहे हैं क्लाइंट का? ठीक बात है। तो आपके ऊपर अगर कोई रेमेडी काम करती है तो ये एक पर्टिकुलर इंसान के विवेक की बात है कि आप रोड पे बगल में बैठे हुए, हो सकता है वहाँ कोई संत बैठा हो, लेकिन जो लोग कहते हैं कि 100 रुपए की दक्षिणा दो तब मैं बताऊंगा और इससे तुम करोड़पति हो जाओगे, क्योंकि मैं तो टेंट में ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे एसी भी नहीं है, तो तुम मुझे दाल चावल दे जाओ, लेकिन तुम अगर ये करोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो अपना बुद्धि विवेक भी चलेगा। हाँ। लेकिन हाँ, रेमेडीज काम जरूर करती हैं। अब एस्ट्रोलॉजर्स के झांसे में जिसने, जैसे आपने कहा कि कोई कहता है कि ये कर लो वो कर लो, तो सबसे पहले तो उन्हें खुद पे अपना ये टोटका आजमाना चाहिए। बट टोटके काम करते हैं। टोटके या आप जो रेमेडीज कह रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो कहते हैं ना कि सक्सेस इज 99% योर हार्ड वर्क एंड 1% योर लक, तो ये जो 1% लक आपका अटका रहता है ना, उसमें काम करते हैं कि आपने 99% मेहनत कर ली है, चीज़ें हो नहीं रही हैं। हो सकता है आपने सब कुछ कर लिया हो, आपका समय खराब चल रहा हो, शनि आपको और पुश कर रहा हो कि नहीं अभी और समय लगाएगा, क्योंकि शनि के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, समय, और हमारे पास समय नहीं है, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। हाँ। तो वो जो चीज़ है कि हमने सब कुछ कर लिया है, अभी भी डिले हो रहा है, वो 1% पुश देने के लिए रेमेडीज काम करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं और घर में भी अगर आपको खाना खाना है तो अगर आपको लगेगा कि नहीं बन के भी आ जाए, सामने भी आ जाए, कोई मुंह में डाल भी दे, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग ऐसे ही चाह रहे हैं बेसिकली, तो ऐसा नहीं होता है। रेमेडीज बिल्कुल काम करती हैं, बट 99% एफर्ट करने के बाद। एक और चीज़ मुझे लगता है जिससे बहुत ज़्यादा डराया जाता है, ये हम शनिदेव और राहु केतु को अगर छोड़ दें तो फिर उसके बाद बारी आती है मंगल की। मैंने कभी किसी को आज तक बुध से डरते नहीं देखा है, मैंने कभी किसी को शुक्रदेव से डरते आज तक नहीं देखा है, लेकिन मंगल अगर कुंडली में है, आप अगर मांगलिक हैं, अब आप ये लाख मुझे समझाती रहिए कि 50% लोग तो मांगलिक ही होते हैं, लेकिन ये दिमाग में फीड कर दिया गया है कि वही परेशान है जो मांगलिक है, उसी की शादी नहीं चलेगी जो मांगलिक है। मांगलिक हो तो मांगलिक से ही विवाह करो। सेपरेशन का केस आया है तो मंगल की वजह से आया है, तुमने पीपल से विवाह नहीं किया होगा, तुमने वो मटके से विवाह नहीं किया होगा, बहुत तरह की चीजें मार्केट में हैं। तो मैं इसकी भ्रांतियां और सच्चाई पर आगे बढ़ूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज आप समझाइए, ये मंगल तो दोनों की कुंडली में होता है ना, लड़के की भी लड़की की भी, तो ये मैंने आज तक क्यों नहीं देखा कि लड़के की शादी वृक्ष से करा दी गई हो या लड़के की शादी मटके से करा दी गई हो, ये क्यों नहीं होता है? जब ये कॉन्सेप्ट था ना मंगल अच्छा है या नहीं है, सबसे पहले तो लोगों को पता नहीं है कि मांगलिक दोष किसको कहते हैं। सिर्फ ये पता है कि 12th में, 1st में, 4th में, 7th में या 8th में हो तो आप मांगलिक हो, आप में मांगलिक दोष है। हाँ। लेकिन आपने अभी जो एक बात कही ना कि लोग कहते हैं कि मंगल की वजह से तुम्हारी शादी नहीं चली, क्या आपने आज तक कभी भी किसी को भी ये कहते हुए सुना है, वो चाहे मेल हो या फीमेल? जिस टाइम पे ये चीज़ें लिखी गई थी पुराने ज़माने में, उस टाइम पे फीमेल
को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता था, बट आज के टाइम पे भी अगर हम कह लें कि आपने किसी हस्बैंड को या किसी वाइफ को ये कहते सुना है कि मेरी गलती है, मुझ में कमी है, इस वजह से मेरी शादी नहीं चल रही है? नहीं, हमेशा never. उसमें गलती है, उसने ये किया, वो नहीं समझती है, वो नहीं समझता, वो ये नहीं करता। मंगल का मतलब है मैं। लगन, काल पुरुष कुंडली का जो पहला घर होता है 1 नंबर का मंगल का, वो होता है मैं, जिसका मंगल खराब है। इसका मतलब कमी आप में है, आप ढूंढ दूसरे में रहे। जो मांगलिक है कमी उसमें है। एग्जैक्टली मतलब आप में कमी है, हाँ, इस वजह से आपके साथ चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन आप दोष देते हैं दूसरे को। अब पहले के टाइम में सिर्फ लड़कियों की कुंडली देखी जाती थी कि अगर लड़की मांगलिक है तो लड़के के लिए अच्छा नहीं है, हाँ, क्योंकि पहले ज़माने में तो लड़कियों का या औरतों का अस्तित्व सिर्फ इतना होता था कि पुरुष होना चाहिए ज़िंदगी में, पहले पिता के अंडर, फिर पति के अंदर, फिर बेटे के अंदर, तो उनको जो रोटी कपड़ा मकान दे दे वही अच्छा है। लेकिन लड़की जो आ रही है वो अपने साथ क्या भाग्य लेके आ रही है, वो बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है, ये देखा जाता था कि लड़की लड़के के लिए सही है या नहीं सही है। तो लड़की में अगर मांगलिक दोष है तो वो लड़के के लिए ठीक नहीं है। पहले ये होता था कि पति हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स लोग बोलते थे। मांगलिक का प्रॉब्लम ये है कि मंगल का प्लेसमेंट सही नहीं है। अब आपके चार्ट में जब मंगल का प्लेसमेंट सही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके आसपास, ये सिर्फ पति पे एप्लीकेबल नहीं होता या पत्नी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपके भाई बंधु अच्छे नहीं हैं, आपके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, लोग आप में कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते, आप अपने पेट में बात नहीं पचा सकते, आपका मंगल खराब है। आप ये मान जाइए आपका मंगल खराब है, वो कहीं भी बैठा हो। ये चुगली करने वाले जितने लोग हैं उनका मंगल खराब उनका है। मंगल पक्का 8th हाउस में होगा, अफ्लिक्टेड होगा, अच्छा, या तो वॉटरी साइन में होगा। हाँ, हाँ, या जिन लोगों का मंगल जब भी 4th हाउस से मंगल जा रहा है या आपका वॉटरी साइन में, इसका मतलब है आपके पेट में बात पचती नहीं है, तो आपका मंगल खराब है। अच्छा, ये आप ऐसे ही मान लीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एक असली एस्ट्रोलॉजर ये वो होता है जो आपके चार्ट देखने से पहले आपकी शक्ल देख के, आपकी बातें सुन के, आपकी परेशानी सुन के बता दे कि किस ग्रह का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। चार्ट देखने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे तो आई थिंक वो एस्ट्रोलॉजी बहुत वीक एस्ट्रोलॉजी होती है। मंगल जो जनरल कॉन्सेप्ट है मांगलिक का वो ये है कि 12th, 1st, 4th, 7th और 8th में अगर आपके मंगल है तो वो खराब है, स्पेशली लड़की के चार्ट में हो तो बिल्कुल खराब है। हाँ। लेकिन ये जो देश काल पात्र की हम बात करते हैं ये आज के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में हम देखते थे कि लड़की कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी अच्छी है लड़के के लिए। आज के टाइम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले के ज़माने में बृहस्पति को पति से और वीनस को पत्नी से कहा जाता था, या मंगल को अपने आप से लिंक किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर जो मंगल है, मंगल मतलब आप, शुक्र पत्नी का कारक नहीं रह गया, अब शुक्र स्पाउस का कारक है आज के समय में, क्योंकि एक पत्नी के लिए भी पति उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पति के लिए पत्नी है। तो आजकल शुक्र पत्नी का कारक है, इसको हम नहीं मानते हैं। शुक्र स्पाउस का कारक है क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है। तो इसीलिए पहले ये कहा जाता था कि मांगलिक दोष खराब है, क्योंकि अगर आपके 12th हाउस में मंगल बैठा है, 12th हाउस बेड प्लेजर्स का होता है, वहाँ अगर आपका मंगल जैसा गर्म प्लैनेट बैठा है तो फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आती है। तो अगर किसी पति को पुराने ज़माने में फिजिकल इंटीमेशन का सुख नहीं मिल रहा है तो भाई, और पत्नी खराब है आपके लिए, सही नहीं है। हाँ। लगन में बैठ जाएगा तो वो आपको ईगो दे देगा, और पुराने ज़माने में पत्नी का ईगो का मतलब है कि आप घर पे छोड़ के आओ अपना ईगो पति के सामने, तो फिर आपका ईगो चलेगा नहीं, तो फिर वो भी खराब है। हाँ। 4th हाउस में तो मंगल वैसे नीच का हो जाता है कि आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे, क्योंकि मंगल को तो कीचड़ में चलने के लिए करे चाहिए ना, 4th हाउस में वैसे वो नीच का है तो खराब है। 7th हाउस में ऑफकोर्स पार्टनर का है, तो किसी हस्बैंड को ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो डोमिनेटिंग हो। और 8th हाउस जो कि 7th हाउस से 2nd हाउस होता है, शादी का सुख, वहाँ भी अगर आपका मंगल बैठा है तो वहाँ भी गर्म प्लैनेट आपको परिवार का सुख नहीं देगा। तो पुराने ज़माने में पत्नी के चार्ट में अगर ये दोषाज हैं तो पत्नी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पत्नी से सारे सुख चाहिए। इसलिए पत्नी का कहते हैं कि उसकी रेमेडी कराओ ताकि वो हमारे लिए अच्छी हो।
हस्बैंड ठीक है नहीं ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था पहले। हाँ। तो देश काल पात्र के हिसाब से आज ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। लेकिन आज ही हम देखते हैं कि फिर ऐश्वर्या राय की तो वैसे ही मंगल दोष होने के चलते पेड़ से विवाह कराया जाए या मंगल दोष के लिए उतनी ही पूजा पाठ कराया जाए, वो भी तब जब आप समझिए ना कि सदी के महानायक और इतना बड़ा परिवार आज के समय में ही तो ये चीजें कर रहा है। आधी से ज्यादा चीजें ना आपके फेथ और विश्वास पे चलती हैं। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, 100% हो सकता है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो आपके लिए, लेकिन अगर आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, हाँ। तो वो आपको मैनिफेस्ट कर देगी। कहते हैं कि सारी ताकत आपके दिमाग में है, इसीलिए हम कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम नहीं भी है और अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी। बहुत अच्छी बुक है एक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी ने लिखी है। तो वहाँ उस मैं सजेस्ट करूँगी आपके व्यूअर्स को कि वो ज़रूर पढ़ें कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है। तो जब आपके प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती है ना, आप लाइफ में प्रॉब्लम से इतना सफ़र नहीं करते हैं जितना अपने दिमाग में करते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या हो गया। तो इंसान दिमाग में ज़्यादा सफ़र करता है। ठीक तो बात। मे बी वो जो ग्लिच होगी, जिन्होंने ये चीज़ें प्रैक्टिस की होंगी, हाँ। कि नहीं ऐसा कर लेते हैं, बाई चांस प्रॉब्लम आई। अब आज के टाइम में अगर आपने जो ऐश्वर्या राय का एग्जांपल दिया, हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स तो अभी भी चल रही हैं। तो क्या पेड़ से या घड़े से शादी करने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं? हाँ। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो एक बात मुझे तो समझ आई, जो मेरा टेक अवे है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो सीखा है वो आप लिखिए। मैंने ये सीखा कि मंगल दोष भी होता है और उस जमाने के हिसाब से जो रिसर्च की गई थी वो ठीक था, लेकिन वो रिसर्च आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। अब वो रिसर्च बीच में अटक क्यों गई, ज्योतिषियों ने आगे रिसर्च क्यों नहीं की, आज के ज़माने के हिसाब से क्यों नहीं की, वो मुझे लगता है एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कि मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, मेरे विवाह से लेके, संतान से लेके, तरक्की, उन्नति, किसी का मुझे छोड़ के चले जाना, मेरे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब के पीछे क्या कुंडली और ज्योतिष है? बिल्कुल है, 100% है। ज्योतिष का बेसिक मोटिव ही यही था कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होने वाली हैं वो बताया जा सके। आप ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? एक तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, जब आप सारी चीज़ों से हार जाते हैं, आपको नहीं पता कि क्या करना है, परेशानी में आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। शायद इस वजह से आपको लगता है कि कुछ अच्छा ही बताया जाए। और आई थिंक जितने भी लोग ज्योतिषी के पास जाते होंगे वो ये सोच के नहीं जाते होंगे कि क्या प्रॉब्लम है वो बताए, उनको है कि कुछ अच्छा ही बता दीजिए। हाँ। प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहता कोई। हाँ, हम जाते ज्योतिषी के पास हैं, लेकिन मन में धारणा ये होती है कि ये मैजिशियन है, कोई तो मैजिक ऐसा बताएंगे, छड़ी घुमाएंगे कि सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। हाँ। जितनी भी चीज़ें एक इंसान की चार्ट में हैं वो बिल्कुल डिकोड की जा सकती हैं। इंसान झूठ बोलता है, चार्ट झूठ नहीं बोलता है। आपका चार्ट में अगर कुछ दिख रहा है ना, आप कितना भी कह लो कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो है, क्योंकि इंसान ही झूठ बोलेगा, चार्ट झूठ कभी नहीं बोलता है। और चार्ट के हिसाब से चीज़ें डिकोड होती हैं। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर ज्योतिषी को दिखा के क्या फ़ायदा। जो हमारा चार्ट है, 12 घर आकाश को जो 12 भागों में बांटा गया, उसमें सारी चीज़ें पहले से नहीं तय हैं। हर घर का अपना एक महत्व है। उस चार्ट को भी हम कई तरीके से बांट सकते हैं। 4 तत्व हैं, उस हिसाब से बांट सकते हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियां हैं, उसके हिसाब से बांट सकते हैं। तो हर चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो चार्ट में वो होती है कि आपके 3, 6, 10 ये जो घर होते हैं ये चॉइसेस के हाउस होते हैं। तो कुछ चीज़ें आप बदल नहीं सकते, जैसे आपका 5th हाउस और 9th हाउस। 5th हाउस और 9th हाउस आपके पूर्व पुण्य दिखाता है। तो जो आप पुरानी लाइफ से लेकर आए हैं उस पर आपका कोई बस नहीं है। नवा हाउस या 5th हाउस लेकर आए हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें आपका। उसमें आप अभी जो कर रहे हैं उसी की वजह से आगे चीज़ें होंगी, अनफोल्ड होंगी। लेकिन जैसे आपकी स्किल्स हैं, 3rd हाउस, आपको किसी भी इंसान में सिर्फ एक स्किल नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं। कोई आर्टिस्ट भी होता है, राइटर भी होता है, बिजनेस माइंड भी होता है। वहाँ पे चॉइस मिलती है कि क्या आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अब कोई चंद्रमा लेके आया हुआ है अपने दशांश में और कह दे कि मैं रियल एस्टेट एजेंट बन जाऊँ,
रियल एस्टेट एजेंट के लिए राहु चाहिए, मंगल चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट है बिकॉज आपके घर में सब कर रहे हैं, आपको लग रहा है इसमें पैसा है, लेकिन आप नहीं कर सकते वो। एस्ट्रोलॉजर आपको यही गाइड कर सकता है कि भाई तुम्हारा ये सही नहीं है, तुम्हारा ये सीए का चार्ट है या ये आपके काउंसलर का चार्ट है, आप इसमें करो, ये है गाइडेंस। बट अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो रियल एस्टेट में पैसा दिख रहा है, बट आप में वो स्किल नहीं है, आप में वो चार्ट में नहीं हो रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते। गाइडेंस यहाँ पे आएगी। ठीक उसी तरह से 7वां घर, अगर आप ज्योतिषी के पास जाओगे और कहोगे कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी हो नहीं रही है, ज्योतिषी आपको ये गाइड कर सकता है कि देखो आप शादी मत करो, क्योंकि आपका ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप शादी करोगे तो वो रिजल्ट आउटपुट अच्छा नहीं देगी, क्योंकि अगर आउटपुट अच्छा चाहिए तो उसके लिए वो ग्रह पूर्व पुण्य चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है कि देखो आप शादी नहीं करो तो अच्छा है, वरना फिर वाइफ आएगी या हस्बैंड आएगा, वो लिटिगेशन करेगा, झगड़े होंगे घर में, आपके अशांति फैलेगी। बट अगर आपको फिर भी शादी करनी है तो कोई रोक नहीं सकता। पर शादी तो सबको करनी है। नहीं, शादी तो सबको करनी है, लेकिन हर इंसान चार्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे शादी तो सभी करते हैं, क्या सब खुश हैं? सबको सब खुश नहीं है ना। हाँ। कुछ लोग जो बहुत खुश हैं, जिनके पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं या बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी तो सभी के हैं, बट समस्या ये है कि बच्चे हैं बात नहीं सुनते हैं या बिहेव ठीक से नहीं करते हैं, वाइफ है या हस्बैंड है वो मे बी चीटिंग कर रहे हैं या वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो शादी सबके लिए एक कंपेनियनशिप नहीं है, कईयों के लिए बंधन भी होता होगा, सफोकेशन भी होती है, कई लोग डिवोर्स के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये गाइड कर सकता है कि शादी के बाद क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। शादी करोगे तो ये रिजल्ट आएंगे, नहीं करोगे तो शायद ज़्यादा सुखी रहोगे, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट। अब आपको बात माननी है, या ये होता है चॉइसेस का हाउस, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि अरे ये तो पहले से लिखा था। आपने गाइडेंस ले ली, आपने शादी नहीं की, हो सकता है आप ज़्यादा सुखी हों। या कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये गाइडेंस मिलती है कि तुम जो इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारा जो भाग्योदय होगा वो तुम्हारी वाइफ के आने से होगा, डिपेंडिंग ऑन 7th और 5th और 9th का कनेक्शन। और वो लोग शायद शादी जब कर लेते हैं गाइडेंस की वजह से, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है, और एस्ट्रोलॉजी का पर्पस भी यही होना चाहिए, जो कि असली पर्पस यही है। बट आजकल तो जो फियर मॉन्गरिंग हो रही है, हाँ। उसके चलते चीज़ें तो कुछ अलग ही हो रही हैं। जैसे आपने हस्बैंड वाइफ की बात की, मैंने कहीं तो कुछ रील देखी थी कि कोई कह रहा है कि अगर औरतों को पैसे चाहिए तो आप पति के पैर दबाते रहो। ये कहीं तो रील देखी थी मैंने कि पति के पैर दबाओगे, क्योंकि लक्ष्मी जी देखो वो विष्णु जी के पैर, लक्ष्मी जी इसलिए नहीं है क्योंकि वो विष्णु जी के पैर दबाती हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाने से लक्ष्मी नहीं बनी है। यहाँ पे लक्ष्मी आप सिर्फ जो पैसे से कर रहे हैं, ये जो चीज़ें ये हमारी माइथोलॉजी, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, उनके इतना नेगेटिवली इनको प्रमोट किया जा रहा है कि पैर दबाओ तो ये होगा। नहीं, ये तो फिर आप हमारी जो एंशियंट चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से कर रहे हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट जो चीज़ें हो रही हैं, वो कभी कभी ना बहुत, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे से पूछा था, वो मुझे एक्चुअली दुखी करती हैं कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट कुछ भी कह रहे हैं, और जिसे कुछ नहीं पता है वो उसको फॉलो भी कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। शनि हमेशा बुरा नहीं होते हैं, राहु केतु हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, मंगल से अगर आप घबरा रहे हैं तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेमेडीज़ काम करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये आज का जो यूथ है, जेनजी है, उसके दिमाग में बहुत बैठा हुआ है कि ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, हम नहीं मानते हैं इसे। तो रेमेडीज़ काम करती हैं, बस वो आपके लिए उपयुक्त होनी चाहिए, ये दिखाना ज़रूरी है। मुझे एक बात आप और बताइए, ये क्या भ्रांति है या वाकई सच्चाई है? आज से नहीं, दशकों से, सदियों से हम ये मान के चले आ रहे हैं कि कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए, और कुंडली मिलाकर किया गया विवाह सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसके आगे बहुत से सवाल हैं मेरे, लेकिन पहले तो आप ये बता दें कि कुंडली मिलाकर विवाह किया गया विवाह सबसे उपयुक्त होता है, और कुंडली मिलाकर ही विवाह हो, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले के ज़माने में जो कुंडली मिलान होता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि देश काल पात्र के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। आज के टाइम पे जो भी ज्योतिषी सिर्फ वो कंप्यूटर से मैच मेकिंग कर लेते हैं, या बहुत सारी जगह आपने ये भी सुना होगा कि हमने तो चार्ट मिला के शादी की थी फिर भी शादी नहीं चली, या शादी टूट गई, या डिवोर्स हो गया, या बच्चे नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? शादी का जो बेस होता है
वो जो पहले के ज़माने में था कि आपने चंद्रमा से नक्षत्र देख के 26 गुण, 28 गुण, 32 गुण मिला लिए तो आपकी शादी चलेगी। बहुत सारे लोग जिनके 28-32 गुण मिले होते हैं उनके भी डिवोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिस है हमारे कुंडली मिलान का, बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं आज भी वो सिर्फ वही पुराना वाला जो बेस है वो लेके चल रहे हैं। आज के टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो मिलान होता था वो एक आदमी को उसके बेनिफिट को ध्यान में रख के किया जाता था। आज के टाइम पे बहुत से लोग कहते हैं कि नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, नाड़ी दोष होगा तो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मेरे अपने ऐसे कई केसेस हैं जिसमें नाड़ी दोष नहीं था, कुंडली मिलान है, 30-32 गुण मिले हुए हैं, फिर भी प्रॉब्लम है बच्चों में, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कुंडली मिलान का वो सही नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप नाड़ी दोष देख रहे हैं, बच्चे जो है ना, जो कहते हैं ना ये हमारा वंश बढ़ाएगा, तो जो वंश बढ़ाने का कारक होता है वो है सूर्य। आपने कुंडली मिला ली, 32 गुण मिला लिए, नाड़ी दोष देख लिया, लेकिन आपके चार्ट में सूर्य खराब है, आपका वंश, आपके बच्चे वैसे ही खराब होंगे। तो सिर्फ नाड़ी दोष पे अगर आप जाएंगे और चंद्रमा नहीं देखेंगे, सूर्य नहीं देखेंगे, तो हर एक प्लैनेट किसी ना किसी चीज़ का कारक होता है, वो आपका वैसे ही खराब है। दूसरी चीज़ जो आजकल मैंने कुंडली मिलान में देखी है वो ये है कि कुछ चीज़ें जो पुराने बेस पे सेट हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आजकल जो कॉन्सेप्ट है पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहले के टाइम पे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते थे, वो भी सही था, लेकिन वो किस लिए कि हस्बैंड या जो आदमी है घर का वो बाहर की चीज़ें देखता था, औरतें घर संभालती थीं, तो दोनों ने अपने अपने रोल डिवाइड कर रखे थे, इसलिए वो एक दूसरे के पूरक थे कि जो तुम नहीं कर रहे हो वो मैं कर रही हूँ, जो मैं नहीं कर रही हूँ वो तुम कर लो। आज के टाइम पे जो पूरक हैं वो एक दूसरे की कमियां अगर आप समेटते हैं, संभालते हैं, क्योंकि आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों इक्वल हैं, ये नहीं कह सकते कि आजकल भी सिर्फ औरतों का काम घर संभालना है। तो आज के टाइम पे अगर हम कहेंगे कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, तो कैसे कि जो तुम नहीं कर सकते वो मैं कर लेती हूँ। इसीलिए जो कुंडली मिलाने का जो बेसिस है, आधार है, वो चेंज होना चाहिए। चेंज इन द सेंस कि अगर आपके लगन में वीनस बैठा है या मून बैठा है और मेरे भी वीनस या मून बैठा हुआ है, हम दोनों एक ही नेचर के हो गए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें लगन में मंगल की ज़रूरत है, तो हम दोनों ही नहीं कर पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि तुम कर सकते थे, तुम कर सकते थे। हाँ। एनर्जी डेफिसिट जो वर्ड है कि मेरी कुंडली में जो एनर्जी कम है, आपकी कुंडली में अगर वो एनर्जी है तो हमारा मैच है। इस बेसिस पे हमें कुंडली मैच करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर किसी के नवांश के लगन में बृहस्पति है, उसकी शादी आप किसी ऐसे इंसान से करा दीजिए जिसके लगन में भी बृहस्पति, दोनों आपस में ही क्लैशेस में रहेंगे। लेकिन आपको वो एनर्जी बैलेंस जब करनी है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे वो समझा सको, तुम्हारे लगन में चंद्रमा है लेकिन मेरे लगन में मंगल है, तो जहाँ तुम्हें ज़रूरत होगी वो मैं काम करूँगा। तो जो बेसिस है ना कुंडली मैच मेकिंग का, वो सेम एनर्जी को साथ में लाने की जगह एनर्जी डेफिसिट जो है एक दूसरे के चार्ट में, उसको साथ में लाएं, तब जाके आप एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट सिमिलर होने चाहिए, हमारी हॉबीज सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप वो टिकते हैं जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से एब्सोल्युटली ऑपोजिट हों। वरना दोनों एक ही चीज़ में जब मास्टर होंगे तो जो काम करना है वो करने के लिए कोई होगा नहीं, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं बाहर देख रहा हूँ, तुम घर में देख लो। अब ये मैसेज तो जो आपका है वो ज्योतिषियों के लिए है फिर, क्योंकि ये कुंडली मिलान का काम तो उन्हीं का है, और फिर अगर ज्योतिषी ही गलत कर रहे हैं तो उसमें तो फिर बेचारा आम आदमी क्या करे। हम तो एक्सपर्ट समझ के ही कुंडली लेके जाते हैं, और अभी भी अगर कुंडली वो 100 साल पुराने हिसाब से ही मिलाई जा रही है तो फिर मुझे लगता है रिसर्च की इसमें ज़रूरत है। अब एक चीज़ आप और बताएं, क्योंकि ग्रहण हर साल ही पड़ता है, कुछ भारत में दृश्य होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ग्रहण भारत में नहीं भी दिखाई देता है उसमें भी मंदिरों के पट बंद होते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, उसमें भी एक शुद्धि का समय होता ही होता है, तो मंदिर तो उस हिसाब से चलते हैं।
तो जब भगवान उस हिसाब से चल रहे हैं तो हमें लगता है हमें भी उस हिसाब से चलना चाहिए। जब प्रभु का द्वार बंद कर दिया जाता है, पट बंद कर दिया जाता है, तो हमें लगता है हम भी फिर घर में बैठ जाएं। उन्हें भोग लगाने के लिए मना कर दिया जाता है तो हमें लगता है फिर हम भी अन्न ग्रहण ना करें। तो ये ग्रहण के समय, और खासकर जो गर्भवती स्त्रियों को और बुजुर्गों को लेकर के जो बताया गया है कि भाई ये करो ये मत करो, तो उसमें भी कुछ सच्चाई है, या समय के साथ आप कह रही हैं कि 2025 है तो उसमें भी बदलाव करो? देखिए, कुछ चीज़ें हम अपने फेथ पे करते हैं। साइंटिफिकली तो ये सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स हर साल होता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल एंगल की बात आती है तो हमारे लिए जो प्लैनेट्स हैं वो किसी न किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। तो जब ग्रहण लग रहा है, जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है या चंद्र ग्रहण हो रहा है, ग्रहण लगना अपने आप में एक ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है। इसलिए जब हम ये मानते हैं कि ये एक ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है, तो इस दौरान कोई ऑस्पिशियस चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये हमारा मानना है। क्योंकि जब ग्रहण लग रहा है, भगवान को भोग नहीं लग रहा है, मंदिरों के पट बंद हैं, तो हमें तो अनाज और पानी देने वाले ही भगवान हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है कि जब हम भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, जब हम पूजा नहीं कर रहे हैं, जब भगवान भूखे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। वे भगवान के भूखे रहने का कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने अपने घर में प्रॉपर लड्डू गोपाल स्थापित किए होंगे, मेरे ख्याल से आपको भी पता होगी, बहुत सारे लोग जिन्होंने लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित किए हैं, वो प्रॉपर उनके सोने का, जगने का, ठंड में उनको स्वेटर और कंबल पहनाने का, हाँ, कहीं जाते हैं तो लेके भी जाते हैं कि हम उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब ग्रहण लग रहा है, सूर्य या चंद्रमा ये हमारे डेटीज की ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम उन्हें पूजते हैं। तो जब भगवान पे ग्रहण लग रहा है, ये एक ऑस्पिशियस इवेंट नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। और सिर्फ एक स्पिरिचुअल फेथ भी होता है, और हमारे जो पहले के ज़माने से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सही नहीं है, उसे किसी न किसी धार्मिक या स्पिरिचुअल एंगल से जोड़ दिया जाता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ रैपिड फायर भी मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो आपको फटाफट हाँ या नहीं में जिसका जवाब देना है, या वन लाइनर हो सकता है। उसके ऊपर मैं आऊँ उसके पहले एक और मुझे आप आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि क्या सभी ज्योतिषी 100% सही होते हैं? देखिए, ये वैसे ही सवाल हो गया कि क्या सारे डॉक्टर सही इलाज करते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है उस प्रैक्टिस से, ये बहुत मायने रखता है। हर एक ज्योतिषी जो ज्योतिष की फील्ड में है, वो इंटरेस्ट से आया है या पैसा कमाने के लिए आया है, ये एक आम इंसान को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। जो ज्योतिष सिर्फ ये सोच रहा है कि हम फेयर मॉन्गरिंग करेंगे और कालसर्प दोष या नाड़ी दोष या वटेवर दोष बता के हम पैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बात कई बार आती है कि ज्योतिषी फीस क्यों लेते हैं, ये तो डिवाइन साइंस है, उस हिसाब से तो डॉक्टर्स को भी नहीं लेनी चाहिए, वो भी तो समाज सेवा कर रहे हैं। गुरु दक्षिणा का जो दक्षिणा वर्ड है, ये आज से नहीं चली है, ये आपके नॉर्मल भी कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर आप किसी से एस्ट्रोलॉजिकली, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई ज्योतिष हो, अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो आपकी जो भी कैपेसिटी है आप उसको दक्षिणा दीजिए, क्योंकि वो बिना दक्षिणा के फलित नहीं होता। और ये स्क्रिप्चर्स में लिखा है, इसमें कोई ऐसी मिथ वाली बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जो एक दक्षिणा का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम फीस कहते हैं, आज के टाइम में डॉक्टर्स को फीस देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को फीस देने में लोगों को प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन यहाँ पे फीस जो दक्षिणा देने के बाद आप किस ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, और ये भी शायद आपको थोड़ी अजीब लगे कि आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन ही आपको अच्छे या बुरे ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं। अगर जैसे मैंने कहा आपका 5th और 9th हाउस अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे ही ज्योतिष के पास जाएंगे जो आपका फ़ायदा उठा सके। लेकिन अगर आपका 9th और 5th हाउस अच्छा है, तो आप ऐसे ज्योतिषी के पास जाएंगे जिसकी बात मान के आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि वो आपको गाइड ही करेगा। हाँ। ज्योतिष हो, पहले ज्योतिषियों को ज्योतिषी नहीं बोला जाता था, पंडित बोलते थे या गुरु बोलते थे। वो आपको सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं, और गाइडलाइंस से ही लोगों के जीवन बदलते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि सारे ज्योतिषी सही होते हैं या सारे ज्योतिषी गलत होते हैं। जो लोग इस विद्या को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भलाई के लिए ज्योतिष इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि रिसर्च में टाइम लगता है, और कोई भी चीज़ जब आप
किसी को दे रहे हैं तो उसको देने के लिए आपको भी समय चाहिए। तो यहाँ पे जो फीस की बात आती है या बाकी चीज़ें की बात आती है, ये एक इंसान को खुद देखना पड़ेगा कि आप जिस ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, क्या उसने पहले अपने आप को संपन्न कर लिया है। वो चाहे इसी विद्या से किया हो, चाहे उसके कोई और काम हो, और वो ज्योतिष सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा हो या सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक लोगों को खुद बनानी होगी और इंट्यूशन वो खुद लाना होगा। अदरवाइज ज्योतिषीय रेमेडी के नाम पे भ्रम फैलाने वालों की आजकल आप देख रहे हैं कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मेरा 9th हाउस जरूर अच्छा है, तभी मैं आपके पास आई हूँ। और जैसा आपने कहा कि तभी आप ऐसे ज्योतिषी के पास पहुंचते हो जिसके ज्ञान से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो आज के इस पॉडकास्ट से आप सभी के जीवन में मैं ये जरूर मानती हूँ कि एक बहुत शानदार, बहुत सकारात्मक परिवर्तन जरूर होने वाला है, और कुछ नहीं तो कम से कम ज्ञान चक्षु तो आज खुल ही रहे हैं। अब फटाफट से हम रैपिड फायर भी कर लेते हैं। कुछ सवाल है। पहला, टूटता तारा देख के कुछ मांगने से वो विश पूरी हो जाती है? नहीं, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली कहीं नहीं है। और कोई भी चीज़ टूट रही है वो किसी के लिए खुशी की चीज़ कैसे हो सकती है। साइंटिफिकली कहा जाए तो एक एस्ट्रॉइड होता है जिसका टुकड़ा टूटता है। हाँ। और अगर हम मान भी लेते हैं कि तारा, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र तारा देखा जाता है, तो अगर कोई चीज़ टूट रही है तो वो हमेशा अच्छी हो और वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए आ रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो आज से वो आसमान की तरफ देख के कि बस घंटों तक देख रहे हैं और तारा टूटे तो बस काम हो जाएगा, वो बंद कर देना है। बिल्ली का रास्ता काटना, खासकर काली बिल्ली का रास्ता काटना, अशुभ होता है? अब अशुभ होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे मिथ यही है, माना ये ऐसा इसलिए जाता है कि जब आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खराब है। खराब क्यों है या होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बिल्ली है वो कहीं ना कहीं आपके राहु को डिनोट करती है, काला रंग शनि को डिनोट करता है। राहु क्विक चीज़ें करता है। उसके अलावा जब आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आप बिल्ली देखते हैं, बिल्ली बेसिकली जिस प्रजाति की होती है वो कार्निवोरस होते हैं, मांस खाने वाले। जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, पहले अच्छी चीज़ों को सात्विक से जोड़ा जाता था। पहले के ज़माने में जो तामसिक चीज़ें होती थी उनको शुभ नहीं माना जाता था। और क्योंकि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो तामसिक होता है, इस वजह से ऐसी बिल्ली, वो भी राहु जो कि क्विक भ्रम देता है, तो अच्छे काम के लिए जाते समय तमस की चीज़ें देखना या भ्रम की चीज़ें देखना अच्छा नहीं माना जाता है। शायद इस वजह से ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में आई होंगी, लेकिन साइंटिफिकली रीज़न क्या है वो मुझे कोई ऐसा प्रूवन नहीं है। रात के समय नाखून नहीं काटना चाहिए या कुछ खास दिन अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं, कहीं शनिवार, कहीं सोमवार, बृहस्पतिवार की नाखून बाल नहीं काटना चाहिए? ये भी अपने अपने फेथ की बात है। कोई सैटरडे को नहीं काटता है, कोई थर्सडे को नहीं काटता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली इसका कोई बेस नहीं है। ये चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पुराने ज़माने से जब भी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना होता था हम उसे धर्म से जोड़ देते थे कि लोग उसको फॉलो करेंगे। तो पहले के टाइम में लाइट वगैरह होती नहीं थी और रात में अगर आप नाखून काटेंगे तो वो उड़ सकता है, गिर सकता है और खाने में जा सकता है। इस वजह से पहले कहा जाता था कि शाम ढलने के बाद, सूर्य ढलने के बाद नाखून नहीं काटने हैं। तो इसके पीछे सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब लाइट्स आ गई हैं, नाखून काट सकते हैं शाम को। कांच टूटना, शीशे का टूटना शुभ मानते हैं? जी हाँ, कांच टूटने को शुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि कांच में राहु की एनर्जी होती है। जब भी ग्लास ब्रेक होता है तब एक एनर्जी राहु की रिलीज होती है। तो कांच टूटने को अच्छा इसलिए कहते हैं कि जो राहु है, जैसे आपने कहा राहु अच्छा नहीं होता है और टूट के जब निकल जाएगा तो कोई नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए कांच के टूटने को बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं। किसी को अगर लांग जाएंगे, वो टप्पा खाना जो कहते हैं ना, तो किसी को लांग जाएंगे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी? नहीं, जो लांघने का कॉन्सेप्ट है हमारे माइथोलॉजी में या हमारे पुराणों में, किसी भी चीज़ को लांघना अपमान कहा जाता है। तो आप चाहे खाने को लांघिए या किसी इंसान को लांघिए, उसको हम अपमान की दृष्टि से देखते हैं कि आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पैरों से उसको लांघ के जा रहे हैं। इस अपमान को ना करना, चाहे वो खाने का हो, निरादर ना किया जाए, इस वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि बच्चे आजकल एक दूसरे को लांघ के पहले भी करते थे। तो इस वजह से कहा गया कि हाइट नहीं बढ़ेगी। इसके साथ दोबारा भी लांघ जाते हैं, दोबारा वापस से लांघो तब फिर बढ़ेगी। बट इसके अलावा खाना खिलाने के लिए अब आप कहें कि माएँ कहती हैं कि लेट के खाना मत खाओ, कुत्ते के पेट में जाएगा, बिना खाए सोओगे तो भूत आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें इसलिए भी इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि वो हो जाए।
अदरवाइज ऐसा कोई साइंटिफिक या एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं है इसमें। आंख फड़कना शुभ या अशुभ है? देखिए, आंख फड़कना अगर कभी कभी हो रहा है तो इसके पीछे कहते हैं कि औरतों की अगर बाईं फड़के तो अच्छा होता है, आदमियों की दाईं आंख फड़के तो अच्छा है। समटाइम्स ये एप्लीकेबल होता भी नहीं है, और अगर ये बार बार हो रहा है तो मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रात के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाएंगी, चली जाएंगी? इसके पीछे भी हमारी जो बिलीफ है कि पहले जब लाइट्स नहीं थी और जब आप शाम को झाड़ू लगाते थे तो औरतें पहले गहने बहुत पहनती थी, और आपने पहले देखा होगा भारी गहने पहनती थी जिसमें कान लटक भी जाते थे। तो बहुत बार आपकी जो ज्वेलरी है वो गिर जाती है। जब गिर जाती है तो आप कोई भी, सिर्फ ज्वेलरी नहीं, कोई अगर ऐसा सामान भी है जो एक्सपेंसिव है या कोई महत्वपूर्ण सामान है, अंधेरे में जब आप झाड़ू लगाएंगे तो वो चला जाएगा। इस वजह से रात में झाड़ू लगाना मना कर किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपका गोल्ड ही गिर गया और अगर आपने झाड़ू में वो निकाल दिया तो लक्ष्मी जी चली ही गई। बट अभी बेसिकली ऐसे माना जाता है कि शाम को, क्योंकि जब कहते हैं ना शाम को दिया बत्ती का समय होता है, तो उस समय कहते हैं कि लक्ष्मी जी के आने का समय है। तो जब कोई आ रहा है तो आप कचरा बाहर मत निकालिए। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सफाई हमेशा सुबह होनी चाहिए, शाम को नहीं। जब आप सुबह उठते हैं तो जो नित्य कर्म है, आपने खुद की सफाई करनी है, नहाना धोना है, घर की सफाई करनी है, ये सुबह होना चाहिए, शाम को नहीं। ठीक है। अगर छींक आ जाए तो यात्रा टाल देनी चाहिए? नहीं, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर बार बार आ रही है। ठीक है। नजर क्या लगती है? जी, नज़र ज़रूर लगती है, और नज़र के पीछे एस्ट्रोलॉजिकल भी कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आपके चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि शनि की वजह से, बेसिकली जब आपका शनि उतना स्ट्रांग नहीं होता है तो ऐसे लोग प्रोन टू नज़र हो जाते हैं, उनको टोक जल्दी लग जाती है। तो नज़र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। उसके लिए आपको अपना शनि मजबूत करना है कि कुछ भी हो जाए, जब शनि अच्छा है तो आप पे कुछ असर नहीं करता। ठीक है। आखिरी सवाल, क्या रात के समय तुलसी जी में पानी नहीं देना चाहिए? देखिए, रात के समय सिर्फ तुलसी जी ही नहीं, फॉर डैट मैटर किसी भी प्लांट में पानी नहीं देना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि इवापोरेशन नहीं होता है, धूप नहीं होती है, तो जो मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट नहीं हो पाता है। इस वजह से पौधों के सड़ने की या गल जाने की या ख़राब होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल एंगल देखें तुलसी जी को लेके, तो तुलसी जी के साथ ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमारे लिए डेटी या भगवान जैसे होते हैं। और ये माना जाता है, मान्यता होती है कि जब रात में इंसान सो रहे हैं तो भगवान भी सो रहे होते हैं। तो जब इंसान को कोई नींद से जगाए तो उसे परेशानी होती है, तो जो हमारे देवता रात में सो रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों ही रीजन। हाँ, वो पानी डाल करके हम जगा दे जैसे सुबह सुबह पानी का छींटा डाल के आपको जगाया जाता है। बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद हम ज्योतिष को एक अलग नज़र से देखेंगे, एक अलग पहलू हमने ज्योतिष का आज जाना है। फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो रह गए होंगे हमारे बीच में, जो मैं नहीं पूछ पाई होंगी। और वैसा कोई भी सवाल जिसे लेके आपके मन में कोई भी शंका है और आप आकांक्षा जी से पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली बार जब मेरी मुलाकात होगी आकांक्षा जी से, जब मेरा 9th हाउस अच्छा होगा और मैं दोबारा उनके पास आ पाऊंगी या मिल पाऊंगी, तो ज़रूर उन सवालों को हम शामिल करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल आज आपने ये जो ज्ञान चक्षु हम सबके खोले हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शालिनी। और मैं आपके व्यूअर से ये बोलना चाहूँगी कि अगली बार जब आप ऐसी कोई रील देखें, पूछें क्यों। ये क्यों बहुत ज़रूरी है कि हाथ में काला धागा नहीं पहनना है, गले में लाल धागा नहीं पहनना है, क्यों। ये क्यों जब हम पूछना शुरू कर देंगे तो शायद एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू।